जीरादेई के स्थानीय विधायक अमरजीत कुशवाहा और दरौली के विधायक सतदेव राम ने गैस की बढ़ती दामों को लेकर विधानसभा में प्रदर्शन किया है। उसने कहा कि मोदी राज में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब से भाजपा का सरकार बना है तब से महंगाई के ग्राफ में तेजी से वृद्धि हुई है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अगर गैस का दाम कम नहीं होगा तो माले नेता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। तो आप सभी को हम एक फिर से बताते चले कि जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा और दरौली के विधायक सतदेव राम ने गैस की बढ़ती दाम को लेकर विधानसभा में प्रदर्शन किया है। उसने कहा कि मोदी राज में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब से भाजपा का सरकार बना है तब से महंगाई के ग्राफ में तेजी से वृद्धि हुई है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अगर गैस का दाम कम नहीं होगा तो माले नेता सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर प्रदर्शन करेंगे। गैस के दामों की देखते हुए अपने विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम किया। जो दरौली के विधायक सतदेव राम है वो भी मौजूद थे विधानसभा में। क्या क्या आप लोगों ने मांग उठाया था जीरादेई विधानसभा को लेकर के? देखिए, जीरादेई विधानसभा का सिर्फ मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश के अंदर गैस की कीमत बढ़ जाने से रसोई पर भारी प्रभाव पड़ा है और महिलाओं के अंदर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले जनता के बीच जाते थे तो इनका सबसे पहला भाषण महंगाई पर होता था। चिल्ला चिल्ला के लोगों से पूछते थे कि भाई माता एवं बहनों, महंगाई बढ़ा है कि नहीं, दाल का दाम बढ़ा है कि नहीं, गैस का दाम बढ़ा है कि नहीं, लोग उससे पूछते थे। और उन्होंने वादा किया था कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम गैस का दाम घटा देंगे और महंगाई पर रोक लगाएंगे। लेकिन दुख की बात है कि आज 9 साल सत्ता का पूरा होने जा रहा है तो घटने के बजाय आज 350 रुपया का सिलेंडर 1200 रुपया से ऊपर हो गया। अभी 2 दिन पहले 50 रुपया उसकी कीमत बढ़ी है। अच्छे दिन लाने का इन्होंने वादा किया था हिंदुस्तान के जनता से। हम तो कहना चाहते हैं कि मोदी जी वो अच्छा दिन अपना लौटा लीजिए और वही बुरा दिन जो था जिसमें कम से कम हम लोग को 350 रुपया में गैस सिलेंडर मिल जाता था, 60 रुपया में डीजल और पेट्रोल मिल जाता था, ये दिन लौटा दीजिए। ये दिन हमको नहीं चाहिए। आपने तो यहाँ तक कहा था कि हम काला धन लाएंगे और हर गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। आज अफसोस होता है कि 1 करोड़ भी एक साल नौजवानों को उन्होंने नौकरी नहीं दिया, बल्कि 4 करोड़ नौकरियां लगभग इनके रीजन में चली गई है। और अब तो मैं ये भी देख रहा हूं कि हिंदुस्तान का जो फौज है उसमें भर्ती के लिए इन्होंने अग्निपथ योजना ला करके और सेना में नौकरी करने वाले जवानों की मात्र 4 साल की नौकरी मिल रही है। अग्निवीर पैदा कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इस अग्निवीर योजना से क्या सेना का सशक्तिकरण हो सकता है? ट्रेनिंग लेगा, अब जो है काम में अनुभव हासिल करेगा, तब तक उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो इसे देश के सुरक्षा के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया है और नौजवानों के भविष्य के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया है। और इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री को, जो देश के नौजवानों, देश के जनता के साथ विश्वासघात, और मैं तो यहाँ तक देख लिया है कि महंगाई छोड़ दीजिए, महंगाई तो मुद्दा है ही, महंगाई एक बड़ा प्रश्न है। हमारे देश का संविधान ही आज इन्होंने खतरे में डाल दिया है। देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से गिरफ्तार करके सीबीआई के अंडर में 5 दिन से रखा गया, क्या है, कोई भी पक्षी बोलता है तो उस पर हमले हो रहे हैं। आपने देखा कि बीबीसी लंदन ने जब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलाया मोदी के कारनामे को, गुजरात के कारनामे को, जिसको उन्होंने मॉडल बनाकर हिंदुस्तान में थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके कार्यालयों पर छापेमारी शुरू हो गई, उन पर बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ये क्या है? मीडिया की आज़ादी पर भी इन्होंने हमला बोल दिया है। वो गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बिहार ने भी बड़ा बड़ा जनसंहार झेला है।
लेकिन बिहार ने जनसंहारों को मॉडल नहीं बनाया, बल्कि जनसंहारों के खिलाफ बिहार संघर्ष किया है। लेकिन वो लोग गुजरात को मॉडल बनाकर पूरे हिंदुस्तान में आम जनता को बांटना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और इसके जरिए वो देश के गद्दी पर आसीन होना चाहते हैं। इस सपने को हम लोग उनका पूरा नहीं होने देंगे और इसीलिए बिहार विधानसभा के समक्ष हम लोग सिर्फ गैस के कीमत बढ़ने का को लेकर प्रदर्शन नहीं किया। ये तो बहुत ही जनता के लिए ज्वलंत मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा है कि हिंडनबर्ग ने एक खुलासा किया है, जो अडानी दुनिया का तीसरे नंबर के कारपोरेट पूंजीपति बन गए थे, उन्होंने जब खुलासा किया कि फर्जी कंपनी बना बना करके इन्होंने अपने संपत्ति को बढ़ाया है, तो धड़ाम से अडानी जो है 33 नंबर पर चले गए हैं और उनका शेयर इतना ज़बरदस्त रूप से गिर रहा है कि कोई लोग उनके साथ निवेश करने नहीं चाहते हैं। और स्थिति यह हो गई है कि हमारे देश के LIC, SBI, बैंकों में करोड़ों लोग जो अपना पैसा जमा किए हैं, उनके ऊपर भी तलवार लटका है। तो एक बड़ा लुटेरे के रूप में अडानी सामने आए हैं और वो अडानी को कौन प्रश्रय दे रहा है? हमारे देश की नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी अपना दोस्त बनाए हुए हैं। तो जो अडानी से यारी कर सकता है, गरीबों से गद्दारी कर सकता है, उसको इस देश के गद्दी पर रहने का हक नहीं है। और इसीलिए हम लोग इस संपूर्ण मुद्दों पर विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करते हुए आगे 24 की में जनता का एक बड़ा मोर्चा बना करके देश के गद्दी से सबसे पहले मोदी को उतारना होगा और देश की जनता के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। नहीं तो अगर ये रह गए तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में लोकतंत्र, आज़ादी और आम जनता की जिंदगी नहीं बच पाएगी। विधानसभा में आपके द्वारा कौन कौन सा मुद्दा उठाया गया? देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने जो अभी कुछ रखा वो सब मुद्दे तो उठाए ही हैं। हमने जनता की ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों को विधानसभा के क्वेश्चन में डाला है। अभी पटल पर आना बाकी है। जैसे देखिए कि मैरवा शहर में एक मुख्य नाला नहीं बनने से बड़ी मात्रा में लोगों की खेतियां हर साल बर्बाद हो रही है। खास करके नगर पंचायत के पश्चिमी इलाके में जो बड़गांव पंचायत है, उनके कम से कम 5-7 गांव ऐसे हैं जो पानी में डूब जाता है। तो एक मुख्य नाला का मांग हमारा पिछले समय में भी था और आज भी जारी है। इस बार भी हमने असेंबली में इसको क्वेश्चन के रूप में उठाया है। मैरवा के और उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली एक सड़क है और उस बीच में एक स्याही नदी है। आप जानते हैं कि उस स्याही नदी का पुल जर्जर स्थिति में हो गया है। उस पर गाड़ी अब चलती है तो पुल धंस जा रहा है। कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे सिवान, तो उस मसले को भी हमने उनके सामने रखा था, एक डिमांड पत्र दिया था और विधानसभा के भीतर इसको भी कि जल्द से जल्द उस पर एक बड़ा पुल का निर्माण हो ताकि लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित हो और लाखों लोगों का आवाजाही है, सबसे चलने वाला वो मुद्दा। उसके अलावा देखिएगा कि एक सड़क बना है तितिरा से नौतन बरईपट्टी तक। उस सड़क का नाम है तितिरा जगदीशपुर पथ। तो तितिरा और जगदीशपुर के तक उसको बनना चाहिए था, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से जुड़ना चाहिए था। वो भी एक महत्वपूर्ण सड़क है जिसके लगभग 6 किलोमीटर बाकी लग गया है। इस बार हम विधानसभा के भीतर इस मसले को भी उठाए हैं और भी जनता से जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं, रोजी रोटी रोजगार का प्रश्न है, वो सारे मुद्दों को हम लोग विधानसभा में उठा रहे हैं। रोज रोज अभी चल रहा है विधानसभा, लंबा चलेगा और हर एक दिन मेरा एक क्वेश्चन रहता है, उसको हम उठाते हैं। मैरवा के बमनौली की जो मामला उसका क्या हुआ? वो भी हमने क्वेश्चन में डाला है और किसी भी सूरत में हमारी डीएम से भी बात हुई है। और कल मेरा जो है राजस्व भू राजस्व मंत्री आलोक मेहता जी, श्री आलोक मेहता जी से बातचीत हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हम लोग दिखवाएंगे और डीएम ने तो यहाँ तक कहा कि हम जो है इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश रहे हैं जहाँ पर उन लोगों को पुनर्वास करने के बाद ही हम स्थापित कर सकते हैं। ऐसे तो आम गैर मजरूआ ज़मीन है, उन्होंने स्वीकार किया। तो
उस पर भी चल रहा है, और जनता के और भी गरीबों की जो बस्तियां हैं, खास करके दलितों के जो संपर्क सड़क से जुड़े नहीं हैं, तो उसको कैसे संपर्क सड़क से जोड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शुद्ध जल मुहैया कराया जाए, नल जल में जो गड़बड़ियाँ हुई है उसको ठीक किया जाए। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ कि हम लोगों के रिकमेंड से पहले 6 हमारे विधानसभा में हॉस्पिटल बन रहा था, और आगे 7 जो है हम लोग की सरकार ने कहा है कि 7 रिकमेंड जो हमने करके दे दिया है, जो हॉस्पिटल बन रहा है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था और कैसे ठीक हो, इस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बिहार के भीतर जितनी वैकेंसियाँ, चाहे वो शिक्षक की बहाली हो, चाहे अनुदेशक की बहाली हो, इन सब जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, हमारे बिहार में विकास मित्रों और स्कीम वर्कर्स जो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, जिनसे कि पूरा सरकार का कामकाज चल रहा है, उनके मानदेय को बढ़ाया जाए। रसोईया जो 1,000-1,200-1,500 रुपये पर काम करती है, उनके मानदेय को बढ़ाया जाए। ये सारे मुद्दे हम लोग विधानसभा के सामने इस बार रखेंगे, और सरकार का सकारात्मक आश्वासन भी मिल रहा है। हम लोग की प्रयास होगी कि हम लोग सरकार का समर्थन किए हैं तो सरकार से मिलजुल करके जनता के इन समस्याओं का समाधान करें। बिहार में एक बहुत ही से एक खबर चल रही है कि प्रशांत किशोर के पद यात्रा को लेकर के आप क्या कहना चाहिएगा? अरे प्रशांत किशोर का कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर वही ना है जो कल तक मोदी जी के लिए काम करते थे। एक बिजनेसमैन के तौर पर मोदी जी के लिए उन्होंने काम किया। उनको ये अपने पैसे के लिए ये भी समझ में नहीं आया कि हम इस देश में एक फासिस्ट ताकत को प्रचार कर रहे हैं, तो पैसे की उनकी ज़रूरत है। और अभी कुछ दिन नीतीश जी के लिए काम किए, कुछ दिन ममता बनर्जी के लिए काम किए, अब अपने लिए नहीं कर रहे हैं, और उनको बिहार की चिंता उनता नहीं है। वैसे लोग जितना बड़ा बड़ा खर्चा कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? तो संदेह हो रहा है कि भाई जनता के आंदोलन जयप्रकाश जी ने किया था, तो जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जो बिहार का मूवमेंट चला था, उसमें पैसा खर्च लग रहा था, लोग अपना अपना लगा करके कर रहे थे। हमारी पार्टी की इतनी बड़ी रैली हुई, महाधिवेशन हुआ, उसमें सब लोगों ने चंदा दिया है, और जनता के सहयोग से लाखों की रैली पटना के गांधी मैदान में फासिज्म के खिलाफ लोकतंत्र देश बचाओ रैली हुई। तो हम लोग तो जनता के सहयोग से कर रहे हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं लाखों लाख रुपया एक एक जगह खर्चा करके और तमाम नौजवानों को गुमराह करके लगाए हुए हैं कि हम, और उनको इस देश में संविधान खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में है, लोगों की जुबानों पर ताला लगाया जा रहा है, प्रेस मीडिया पर हमले हो रहे हैं, विपक्ष पर संपूर्ण हमले हो रहे हैं। इसकी चिंता उनको नहीं है, उनको केवल इस बिहार की चिंता है। हम तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चिंता देश की होनी चाहिए कि आज हमारे देश के आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले जितने महापुरुष थे, उन्होंने जो सपना देखा था, उन सपनों के भारत जो बनने के दिशा में आगे बढ़ रहा था, उसको इन लोगों ने रोकने का काम किया है। तो पहले देश बचाने की जरूरत है, देश रहेगा तब न बिहार बचेगा। इसलिए उनका कोई नोटिस भी नहीं ले रहा है, और वो लोग बिजनेसमैन लोग हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। और मुझे तो लगता है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा देख रहे हैं कि योजनाएं चल रही है कि हमारे देश के सत्ता में बैठी हुई जो सरकार है वो कई तरह के तिगड़म और साजिश करती है, और मुझे लगता है कि वो तिगड़म साजिश करके अपनी बी टीम बहुत सारे खड़ा कर दिया है देश में, और उस बी टीम को खड़ा करके देश के राजनीति में विपक्षियों को कमज़ोर करने की कोशिश करती है। तो कहाँ से पैसा आता है अभी जानने की चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि वो जो है लड़ाई हमारी नेतृत्व में, भाकपा माले के नेतृत्व में पहले से चल रहा है बिहार के धरती पर। 2024 को लेकर के क्या कुछ आप लोगों की तैयारी चल रही है? देखिए 2024 में मैंने पहले ही कह दिया कि 2024 ही देश के लिए सबसे बड़ा चुनौती है, क्योंकि देश में जिस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, और एक तरह से देखा जाए तो आम गरीबों पर महाआफत इस सरकार ने डाल दिया है। कहने के लिए तो इमरजेंसी नहीं घोषित है, लेकिन इमरजेंसी से भी खराब स्थिति में देश को ला के खड़ा कर दिया गया है। तो इससे बचाना है देश को, और ये तभी बच सकता है देश जब पूरे देश के विपक्ष एकजुट हो, और इस प्रयास में हमारी पार्टी भी कोशिश किया।
आपने देखा कि पार्टी महाधिवेशन में हम तमाम विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया और मैं चाहता हूं कि देश के जितने विपक्षी लोग हैं जो चाहते हैं कि देश के संविधान की रक्षा हो, जो चाहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी रहे, जो चाहते हैं कि गरीबों का इज्जत और सम्मान बढ़े, जो चाहते हैं कि ज़िंदगी और नौजवानों की रोजी रोटी मिले, तो सब लोगों को एक होना चाहिए और इस फासिस्ट तानाशाह सरकार के खिलाफ अगर एक बड़ा मोर्चा बन जाएगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि 24 में इस फासिस्ट सरकार को जनता इस गद्दी से उतारेगी और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा गांव-गांव में अभी तो हमारा पार्टी का महाधिवेशन हुआ है और महाधिवेशन के बाद जो है हम लोग का विधानसभा स्टार्ट हो गया, लेकिन इस बीच में हम लोग आज 4 तारीख को सिवान के चंद्रशेखर के समाधि से एक अभियान शुरू कर रहे हैं कि चंद्रशेखर के सपनों का भारत, भगत सिंह के सपनों का भारत, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत कैसे बने। इसलिए आज से स्टार्ट करके 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस मनाया जाएगा और वहाँ से 31 मार्च शहीद कॉमरेड चंद्रशेखर, जिन्होंने फांसीवादी ताकतों के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ न सिर्फ जेएनयू में बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी ज़बरदस्त संघर्ष किया था और उस दौर में उन लोगों ने नारा दिया था कि दंगा नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। लेकिन उसी फासिस्ट ताकतों के ही विचारधारा के लोगों ने उन हमारे प्यारे कॉमरेड को छीन लिया। मैं समझता हूँ कि उससे वो अलग के लोग नहीं थे। अपराध और फासिज्म एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो उनके 31 मार्च को हम लोग करेंगे और फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 14 अप्रैल को जो उनका जन्मदिन है, उस दिन को हम लोग एक भव्य तरीका से कि आज हमारे देश के संविधान पर जो हमला हो रहा है उसको कैसे बचाया जाएगा उसको भी मनाएंगे। और ये कार्यक्रम 1 महीना का कार्यक्रम होगा जो 22 अप्रैल भाकपा माले के पार्टी का स्थापना दिवस के दिन जाकर समाप्त होगा। इस क्रम में हमारे नेतृत्व में, हमारे माननीय विधायक सतदेव राम के नेतृत्व में और सभी बिहार के विधायक जो माले के हैं सबके नेतृत्व में गांव-गांव पद यात्रा शुरू किया जाएगा और जनता को जागरूक करते हुए, गरीबों को जागरूक करते हुए इस फासिज्म के हुकूमत के खिलाफ एक ज़बरदस्त माहौल खड़ा किया जाएगा ताकि आने वाले 24 में हम लोग सिवान में 3 विधानसभा क्षेत्रों को केंद्र करेंगे। 3 विधानसभा मेरे जिम्मे है, 3 विधानसभा सतदेव जी के जिम्मे है और पद यात्रा शुरू करते हुए 22 अप्रैल को जाकर के इसको कंक्लूड किया जाएगा। 24 की ही तैयारी है। सब सिवान के लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? अभी तो होली का पर्व आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले होली के अवसर पर संपूर्ण सिवान वासियों को और ख़ास करके हमारे जीरादेई के महान जनता को, देश के महान जनता को मैं अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ और शुभकामना देते हुए लोगों से अपील करूँगा कि होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से, भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। इसको जो है मार झगड़ा के रूप में करने की कोशिश यहाँ की सांप्रदायिक शक्तियाँ करेगी, उससे मुकाबला करें, एकजुट होकर के होली के त्यौहार को लोग मनाएं। इस त्यौहार को एक संकल्प के रूप में मनाएं, यही हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। जो लड़ाई हम लोगों ने शुरू किया है फासिज्म के खिलाफ, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, इसमें हमारी पार्टी भाकपा माले और महागठबंधन के साथ आप लोग खड़े हों। बिहार विधानसभा में आप लोग कौन कौन सा मुद्दा उठाए थे, आप और जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा? देखिए, विधानसभा 27 फरवरी से चल रहा है। 27 फरवरी को महामहिम राज्यपाल के द्वारा दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है और 28 से हम लोग राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद और 28 को ही बजट पेश किया गया।
उस पर वाद विवाद चल रहा है। हमने विधानसभा में जन समस्याओं को बेहतरीन तरीके से उठाने का काम किया है। हमने अपने क्षेत्र के सवाल उठाए हैं। दरौली में डिग्री कॉलेज की मांग किया है, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और इस पर एक आश्वासन भी मिला है। दूसरा सवाल हमने जो सुहागरा से लेकर के पतार रकौली तक जो सरयू नदी से जुड़ा है और उसमें कटाव होता है, बिहार के काफ़ी ज़मीन, सैकड़ों एकड़ ज़मीन कट के यूपी में चला गया है और नदी का धार हमारे कंस्टिट्यूंसी के ये ग्यासपुर, मेरीटार, अमरपुर, डुमरहर, दरौली, सिंहपुर, पतार से सट करके बहता है और कटाव होते रहता है। अभी संभावना है कि कभी भी हमारे क्षेत्र के कई गांव, केवटलिया, अमरपुर के घर नदी में विलीन होने की संभावना है। इस सवाल को हमने उठाया और सरकार से मांग किया कि तत्काल 3 ठोकर बना करके नदी को हम लोग धार को मोड़े ताकि हमारे कंस्टिट्यूंसी के सारे ये गांव बचे, लोग बचे। ये मांग हमने उठाई है। इसके साथ साथ जो विकास मित्र हैं उन लोगों का आज के इस महंगाई के दौर में काफ़ी कम मानदेय मिलता है। हमने सरकार से मांग की है कि सभी विकास मित्रों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए ताकि वे लोग निश्चिंत होकर अपना जीवन यापन करें और सरकार के काम करें। चौथा, जो केंद्र सरकार के प्रायोजित योजना मिड डे मील है, जिस पर दोनों सरकारें अपनी पीठ थपथपाती है कि हम बच्चों को मिड डे मील के तहत खाना देते हैं। इससे सभी बच्चे स्कूल आना शुरू कर दिए हैं। तो है ये तो दिखता है, लेकिन इस मिड डे मील को जो अंजाम देता है, जो रसोइया बहनें हैं जो 8 घंटा कड़ी मेहनत करके बच्चों को खिलाती है, बनाती है, खिलाती है, लेकिन उन लोगों के साथ केंद्र की सरकार सरासरी अन्याय कर रही है। आज के इस महंगाई के दौर में मात्र 53 रुपया पर काम कराती है, जो एक टाइम 53 रुपया में खाना नहीं मिलेगा। तो ये उसके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हमने इस सवाल को मजबूती से विधानसभा में उठाया है और हमने सरकार से मांग की है कि कम से कम जो राज्य का न्यूनतम मजदूरी है, वो न्यूनतम मजदूरी तो किसी मजदूर को मिलना चाहिए। हमने बिहार सरकार से अपील किया है कि हम सब माननीय सदस्यों को एकजुट होकर के विधानसभा से एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजें, जिसमें ये मांग रहेगा कि रसोइया बहनों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी देने की गारंटी की जाए। नहीं तो ये महिला सशक्तिकरण का सारा सवाल वो लफाजी बन के रह जाएगा। अगर सरकार के अंदर महिला सशक्तिकरण करने का थोड़ी सी भी संवेदना है तो फिर से हम आपके चैनल से ये मांग करते हैं कि सरकार
रसोइया को न्यूनतम मजदूरी तत्काल लागू करे। ये सवाल सब हम लोगों ने उठाया है और अन्य अवसरों पर भाषण के दौर में बात में हमने महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया है, क्योंकि देखा जा रहा है कि आज महंगाई किस कदर बढ़ रही है, गरीबों के कमर टूट रहा है। आए दिन हर सामान के दाम बढ़ रहा है। अभी 1 से 2 दिन पहले गैस सिलेंडर पर 50 रुपया वृद्धि हो गई। तो इस तरह से जो बढ़ता है, इतना पैसा एक बार में 14 में 400 से कम में सिलेंडर मिलता था, लेकिन ये 8 से 9 वर्षों के दौरान वह अभी 1200 से ऊपर चला गया है। अगर इस कदर से महंगाई बढ़ेगी तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, गरीबों का जीवन चलना मुश्किल हो जाएगा और गरीब भूख से मरेगा। ऐसी स्थिति में हम कहना चाहते हैं कि इस पर, महंगाई पर केंद्र सरकार को रोक लगानी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में महंगाई के खिलाफ बड़ा मुद्दा होगा। और अभी हमने पार्टी भाकपा माले के जो राष्ट्रीय महाधिवेशन 15 फरवरी से 20 फरवरी तक पटना में किए हैं, हम लोगों ने पूरी तरह से तय किया है कि हम महंगाई के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेंगे। हमने बिहार देश की जनता को ये आह्वान किया है। बेरोजगारी की बात करें तो याद करें आप, 14 में भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे लोक लुभावन नारे दिए कि हमारी सरकार बनेगी, हम प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और महंगाई को नियंत्रित करेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये 8 से 9 साल में कहीं युवाओं को रोजगार नहीं मिला और उसके ठीक उल्टा हुआ कि रोजगार जो था, सृजित पद जो था, वो पद खत्म हो गया। आप देखेंगे कि एक प्रेरक जो था, जो शिक्षा विभाग से जुड़ करके काम करता है, वो आज इस बिहार में 17,000 की संख्या है, लेकिन सरकार ने वो 17,000 युवा युवतियों को बेरोजगार बना दिया। वो रोटी के मुहताज हैं और उनका जो पहले का काम का मानदेय जो बाकी था वो भी आज नहीं दे सकी है केंद्र की सरकार। एक पूरे तौर पर युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और उसके प्रति थोड़ी सी भी इस सरकार को संवेदना नहीं है। तो इस सवाल पर भी हम लोग जोरदार तरीके से हम सरकार पर और बिहार सरकार को भी हम लोगों ने कहा है कि आप अपने संसाधनों से हर ये जिसको केंद्र सरकार ने बर्खास्त किया है, वो योजना खारिज किया है, उस योजना में कार्यरत लोगों को सरकार अपने संसाधन से कहीं न कहीं समायोजित करे, उनका जीवन यापन चले, ये हमने मांग की है। और जहाँ तक अग्निवीर का सवाल है तो यह रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे देश में 45-46 हजार युवा प्रति वर्ष सेना में भर्ती होते थे और वो 19 से 20 वर्ष नौकरी करते थे, जिससे उनका जीवन बेहतर होता था और देश की बेहतर सुरक्षा करते थे।
लेकिन इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसी योजना, अग्निवीर योजना ला करके क्या किया है। हम जाते थे पहले पटना, रास्ते में रोड पर युवाओं को वो 3 बजे 4 बजे से ही वो दौड़ लगाते थे, मन में ये अरमान लेकर कि हम तेज गति से दौड़ करके सेना में भर्ती होंगे और देश की रक्षा करेंगे और अपने परिवार को भी चलाएंगे। लेकिन आज उनके अरमान पर ये केंद्र सरकार ने पानी फेर दिया है, क्योंकि अग्निवीर योजना में 4 साल ही जो है देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। 4 साल के बाद उसका जीवन बेरोजगार के जीवन हो जाएगा, अंधकार में चला जाएगा। एक बात तो ये है, ये युवाओं का जीवन भी अंधकार में जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के सुरक्षा सेना जो करती है वो एक बेहतर अच्छा सेना 6 साल में तैयार होती है, और वही सेना वो बर्फीली पहाड़ों पर कटीली जंगलों से चल करके और दुश्मन पर वार करता है, दुश्मन से लड़ाई लेता है। वो व्यक्ति 6 साल में तैयार होता है, और ये 4 साल में ही नौकरी खत्म हो जाएगी तो वह कौन सेना लड़ेगी, देश की सुरक्षा कैसे होगी। तो यह युवाओं के भी साथ और देश के भी साथ यह भी विश्वासघात है। ऐसी परिस्थिति में हम ये मांग करते हैं कि यह केंद्र की सरकार युवाओं के जीवन से खिलवाड़ करना बंद करे, अग्नि योजना वापस ले और देश की सुरक्षा की गारंटी करे। ये हमारी मांग है, और इसी मांग के साथ हम इस सवाल को अभी विधानसभा में हम लोग उठाने वाले हैं। जो देश भर के युवा अग्निवीर का जो विरोध किया, लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन किया, उन युवाओं पर ये सरकार केस कर रखी है, उनको जेलों में डाल रखी है। ये मांग हमको करनी है। अभी सरकार पर हम दबाव डालेंगे कि आप जितने युवाओं पर केस हुए हैं, जो जितने युवा जेल के अंदर गए हैं, उन सारे केस को वापस करें, युवाओं को बिना शर्त रिहा करें, अन्यथा आगे इस पर और बड़ा आंदोलन शुरू होगा। तो यही हम मांग करते हैं सरकार से। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर और जो अग्निवीर जो योजना है, इसके पीछे केंद्र सरकार की क्या लक्ष्य है? केंद्र सरकार न मजदूरों की है, न युवाओं की है, न किसानों की है। ये केंद्र सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। कोरोना से लेकर के आप देख लीजिए तो सबकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बदतर हुई, लेकिन इसी कोरोना में अडानी अंबानी की संपत्ति 2 गुना हुई। और इसी को नरेंद्र मोदी जी ने आपदा में अवसर बताया कि यह एक अच्छा अवसर मिल गया है, और उनकी संपत्ति को उन लोगों ने बढ़ाया। तो यह सरकार अडानी अंबानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, और उसके लिए हर कुछ करने के लिए तैयार है। ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है, ये सरकार संविधान विरोधी है, ये सरकार देश के जो संसाधन थे उसको बेच रही है। ऐसी स्थिति में अब ये बताना बहुत मुश्किल बात नहीं है कि ये सरकार आखिर करना क्या चाहती है। कर रही है वो सारा दिख रहा है कि गरीब बेरोजगार होकर के मनरेगा में पैसा कटौती करके कहीं अकुशल मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो कटौती कर लिया। अभी खाद्य सुरक्षा के तहत जो राशन मिलता था, जो कानून बना था कि 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल,
प्रति आदमी को प्रति महीना 5 किलो अनाज मिलता रहेगा। ये कानून था। ये सरकार उस कानून को खत्म कर दिया और अपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट गरीबों के लेने के लिए 5 किलो फ्री करके 10 किलो कर दिया। अब जो है फिर 5 किलो पर ला दिया है। वो फ्री चल रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो मेरा कानून था वो कानून कहाँ गया? देना है आपको फ्री तो दीजिए, या नहीं तो हमारा कानूनी अधिकार रहने दीजिए। तो वो कानून को खत्म करके और फ्री चला रही है, और कब इसको भी बंद कर देगी इसका ठिकाना नहीं है। तो यह एकदम सीधे गरीब विरोधी सरकार है और गरीबों के खिलाफ सारे काम कर रही है, और ये अमीरों के पक्ष में कर रही है, पूंजीपतियों के पक्ष में कर रही है। यह बात साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस सारे मामले को ढकने के, पर्दा डालने के भी काम कर रही है कि एक तरफ हिंदू मुस्लिम करके और ये अपना एजेंडा लागू कर रही है, आरएसएस के एजेंडा लागू कर रही है। ये साफ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में इस सरकार के खिलाफ अब सारे मेहनत का सवाम, न्याय पसंद लोग, देश पसंद लोग, संविधान पसंद लोग, लोकतंत्र पसंद लोगों को एकजुट होकर के और इस सरकार के आने वाले 24 में विदाई करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और विदाई नहीं करेंगे तो आगे हम न संविधान बचा पाएंगे न देश बचा पाएंगे, क्योंकि यह सरकार ये मनुस्मृति को देश पर थोपने के लिए पूरे तौर पर आमादा है। और अब मनुस्मृति पर शोध बना दिया गया है और ऐसी बात कह के और उसको लागू करने की कोशिश हो रही है। इसलिए मनुस्मृति के बारे में हम लोगों ने सुना है, जाना है कि वही मनुस्मृति है जो गरीबों के शिक्षा का अधिकार छीन लेता है। वही मनुस्मृति है जो वोट का अधिकार छीन लेता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान नहीं आया था, वोट कौन देते थे? गरीब लोग वोट देते थे, मेहनत करने वाले लोग वोट देते थे। लेकिन संविधान आया तब से लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। ये वोट का अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं। मनुस्मृति वोट देने का अधिकार सबको नहीं देता है, पढ़ने का अधिकार नहीं देता है। वो छुआछूत फिर से वो तमाम ब्राह्मणवादी व्यवस्था को थोपना चाहता है। यही है आरएसएस, यही है भाजपा, यही है नरेंद्र मोदी की मंशा।